तो कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस चैनल पे बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। आपका CDS एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके बाद ही, बट एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब आपके डिफेंस एग्ज़ाम स्पेशली, उसमें आपकी करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है यार। अब क्या है कि और किसी एग्ज़ाम्स में, जैसे आप SSC एग्ज़ाम्स ले लो, उनमें आपके करंट अफेयर्स इतने प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। और आप और हायर लेवल चले जाओ जैसे प्रीलिम्स वगैरह, उसमें भी इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। बट आपके डिफेंस एग्ज़ाम CDS, NDA, FCAT और आपके और भी जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स। और अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाते हो, हेडलाइन भी, तो भी आप 5-6 ऐसे ही सही टिक करके आ सकते हो। तो इसीलिए कंपटीशन में बने रहने के लिए और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स तो आपकी बहुत इट्स द की, आई वुड से दैट। बट होता क्या है, आप लोग मेजरली रिलाय होते हो करंट अफेयर्स वीडियो पे, मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस पे या फिर मैगजीन्स पे। अब वो चीज़ अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पे प्रेशर बहुत आ जाता है। अराउंड लास्ट के 1 महीना आप बाकी सारी करंट अफेयर्स वीडियोस का वेट कर रहे हो कि इस महीने की आएगी, उस महीने की आएगी, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो। तो मैं इस इनिशिएटिव में आप लोगों के लिए डेली न्यूज़पेपर्स में से जो भी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, उन्हें इन सीरीज़ में, जिसका नाम है 10 मिनट शो, इसमें मैं डेली के डेली आपके न्यूज़पेपर्स में से जो इम्पोर्टेंट आपके न्यूज़ है, हेडलाइंस है आपके डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सबको मैं लेके आऊँगा। और आप डेली रात को बैठ के आराम से 8-9 बजे के करीब इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो यार न्यूज़पेपर का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स, बस स्टैटिक भी आपका काफ़ी रिवाइज हो जाता है। तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए। बट क्या होता है, आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई, आप लोगों को कॉलेज जा रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, आप लोगों को फ़ोन भी चलाना होता है, मूवीज़ भी देखनी होती है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सिर्फ अगर करंट अफेयर्स के लिए ही पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मंथली मैगजीन्स वगैरह कर सकते हो। बट ओवरऑल नॉलेज के लिए हाँ है इम्पॉर्टेंट। तभी मैं ये लाया हूँ वीडियोस कि आपको अगर टाइम नहीं है या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, एग्ज़ाम बेसिस के लिए ही पढ़ रहे हो, तो आप डेली बेसिस पे मेरी इस सीरीज़ की वीडियो को देखो और फिर मंथली एडिशन देखो। और फिर एग्ज़ाम के बाद टाइम आपको ऐसा लगेगा यार ये सब तो मेरे को आता है और क्या करूँ। तो जो पावर डेली रिवाइज करने में है वो इट्स वेरी पावरफुल। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना आपने, कंपाउंडिंग करते हो आप धीरे धीरे, तो काफ़ी पावरफुल हो जाएगी आपकी नॉलेज बेस। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या लाए हैं हम अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला हमारा करंट अफेयर्स है यार, एक अच्छा सा ये आर्टिकल दिया हुआ था आपके इसमें, तो ये मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ भाई। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इजराइल पैलेस्टीन का कितना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो हम सब कुछ तो कवर नहीं करेंगे। 10 मिनट शो है, 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे वीडियोस को ख़त्म करने का। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़पेपर में दी गई आती है, मैं उनको उठाऊँगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपका इजराइल का एक बेसिक मैप दिया हुआ था इसके अंदर। अब देखो यार, ये आपका इजराइल का मैप है और उसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी प्लेसेस हैं वो न्यूज़पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जा सकती हैं कि भाई ये आपका नेत्ज़रीन कॉरिडोर, ये देखो। अब ये नेत्ज़रीन कॉरिडोर आया था, ये गाज़ा सिटी को नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहा था, ऐसा कुछ इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था। तो ये देखो, ये एक कॉरिडोर है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से रख सकते हैं। नेत्ज़रीन कॉरिडोर कहाँ पे है आपका, इजराइल में गाज़ा स्ट्रिप के अंदर है, और गाज़ा स्ट्रिप को नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका देखो, ये एक जूम आउट मैप भी दिया हुआ है, गाज़ा स्ट्रिप पड़ती कहाँ पे है ये। अब मैं आपको पहले इसे दिखाने से पहले आपको एक बेसिक मैप दिखा देता हूँ। ये आपका मैप है आपके इजराइल का, और जूम आउट मैप है एक तरह से। ये आपका इजराइल, यहाँ पे आपका सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। अब देखो, ये जो पिंक वाला एरिया है ये है आपकी गाज़ा स्ट्रिप, जहाँ पे ये इतनी बड़ी वॉर, और मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहूँगा। इट्स नॉट अ वॉर तो दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ी जाती है, वन ऑफ देम इज़ नॉट फाइटिंग बैक, तो अब तो एक क्राइसिस ही बन चुका है। तो और क्या है, वेस्ट बैंक ये देखो ईस्ट साइड में। गोलन हाइट्स, ये सीरिया का पार्ट था,
जो 1960s के अंदर वॉर थी इजराइल और अरब नेशंस की, उसमें इसको कैप्चर कर लिया गया था। और बाकी इन जगहों को भी ज़्यादातर उन्हीं टाइम पे कैप्चर करा था। ये गोलन हाइट्स इजराइल के अंडर ही है भाई, अभी भी गोलन हाइट्स इजराइल के अंडर है, याद रखना। वेस्ट बैंक भी इजराइल कंट्रोल कर रहा है, और गाजा में इजराइल के ट्रूप्स है, अभी कंट्रोल नहीं कर रहा था बट अब लगने लगा है कि कंट्रोल कर लेगा। ये सारी कंट्रीज ने इसको सराउंड करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि मेडिटेरियन सी है भाई, बिल्कुल सर। ऊपर लेबनन है, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है, साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सीज हमने देख ली। और क्या है, जॉर्डन की एक डेड सी है, जॉर्डन की डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे पड़ती है, बहुत बढ़िया सर। सी ऑफ गैलीली, देखो सी ऑफ गैलीली गोलन हाइट्स और इजराइल की बाउंड्री पे पड़ती है, तो कह सकते हो इजराइल के अंदर ही है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, डेड सी है ना भाई, ये डीपेस्ट पॉइंट या फिर डीपेस्ट लेक कहा जाता है, सराउंडेड मतलब क्लोज वाटर बॉडी, डीपेस्ट, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जेरूसलम कहाँ पे, जेरूसलम का भी इशू हुआ था 1-2 साल पहले, ये भी यहाँ पे जेरूसलम में। स्टार्ट एज इन, अगर मैं फ्रेश इंसिडेंट्स देखूं कि कैसे ये दोबारा इशू, वैसे तो इशूज के कभी इट वाज नेवर सबसाइड, ये कभी बैठा ही नहीं था इशू, बट फ्रेश स्टार्ट हुआ था शायद 2 साल पहले की बात है, जेरूसलम से, है ना। यहाँ पे ये एक होली सिटी है फॉर इजराइलीज भी, फॉर आपके इस्लाम की भी, और आपकी क्रिश्चियनिटी में भी बहुत होली इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही एंशियंट आपका मॉस्क है, आपका एंशियंट आपका क्रिश्चियनिटी का भी स्ट्रक्चर है, और इसी के बिलीव्स आपका इजराइल से भी जुड़े हुए हैं, तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैप से हो गई भाई, ठीक है। अब मैं एक मैप और लाया हूँ भाई आपके लिए, ये भी देखो, सीरिया, जॉर्डन, ये सब चीज़ें तो हैं ही। ये क्यों लाया हूँ मैं स्पेशल मैप? जॉर्डन रिवर के लिए। देखो ये जो जॉर्डन रिवर है, अब काफ़ी बार ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए यार, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है और आपको कभी ना कभी तो एसएसबी फेस करनी है आगे जाके, तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में तो आया था जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ये वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं इसको, वाई इट इज़ कॉल्ड वेस्ट बैंक? क्योंकि ये ना जॉर्डन रिवर है, यहाँ ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट होती है ये जॉर्डन से, सी ऑफ गलीली से स्टार्ट होती है, ये इसका सोर्स है, और नीचे जा रही है जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर से होते हुए डेड सी में। तो ये इस बैंक के लेफ्ट साइड जो एरिया है, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। इस रिवर के लेफ्ट साइड जो एरिया है, वेस्ट साइड जो एरिया है, उसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो इसके रिवर के रेफरेंस में इसका नाम दिया गया वेस्ट बैंक, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको जॉर्डन रिवर भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये आपकी सी ऑफ गलीली सोर्स है इसका, और इजराइल और जॉर्डन के बीच से होते हुए, इसकी बाउंड्री पे होते हुए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी रिवर इनकी बाउंड्री डिफाइन करती है, तो वो कौन सी है आपकी जॉर्डन रिवर, ठीक है भाई। माइकल जॉर्डन वाला सर इतने बुरे जोक मारोगे तो कैसी बात बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन है कि 75% लैंड ऑक्यूपाइड बाय इजराइल इन गाजा। ये सब चीज़ें आपको नहीं याद रखनी, बस आपको इनके नाम। अब देखो और क्या क्या है, तो नेटजरीन कॉरिडोर है गाजा सिटी के अंदर, ठीक है। ये अपर पार्ट है बेत हनूम, ये नाम ध्यान रख सकते हैं। देर अल बलहा, ये नाम ध्यान रख सकते हैं। गाजा स्ट्रिप तो है। खान यूनिस, अब ये जो खान यूनिस वाला एरिया है ये तो इजराइल का है, तो जो ग्रे वाला एरिया ये इजराइल है, इजराइली कंट्रोल्ड है, और ये जो अभी तक आपका येलोइश एरिया है ये इजराइल में कंट्रोल नहीं आया है। ये पूरा गाजा स्ट्रिप ही, बट ये ग्रे वाला सारा इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है। तो ये भी पूछ सकता है। अभी तो हमें नहीं पता कि टिल दी एग्जाम क्या इवेंट्स बने, बट अब इतना ध्यान रखना। राफा ये हमारा है, राफा क्रॉसिंग है, ठीक है। ये क्रॉसिंग्स ध्यान रखनी है। करीम शलोम क्रॉसिंग, मोराक कॉरिडोर, ठीक है। मोवासी, ये सारी जगह भाई सीधा पूछ लेता है, आपका नाम सीधा आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने सीधा उठाया है आपका, ठीक है। ये सारी जगह आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख लेना। ये डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, ये दोनों हो गए, ठीक है।
यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया डेजिग्नेटेड दिवाली एज स्टेट हॉलीडे। अब ऐसी चीज़ें पूछने की पूरी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब ज़रूरी नहीं है मैं आपको वही चीज़ें 100% बताऊँ कि ये तो आएगा ही आएगा, है ना, बट हाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं बताऊँगा, और जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसको भी मैं बताऊँगा इस सीरीज़ में। तो यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया, आपको पता है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ यूएस एंड इंडिया में क्या डिफरेंस है, वो एक तो ये है कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पीएम इज़ पावरफुल, वहाँ प्रेसिडेंट इज़ पावरफुल एंड द कांग्रेस इज़ पावरफुल। कांग्रेस मतलब हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो वहाँ पर स्टेट्स हैव मोर पावर, इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, स्टेट्स ने मिलके एक कंट्री बनाई है। इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके आर्टिकल 1 में ये चीज़ गिवन है कि हम यूनियन है, हमारी स्टेट्स चाह के भी हमसे अलग नहीं हो सकती, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकती हैं अलग स्टेट्स, तो पावरफुल हैं स्टेट्स। तो इसलिए अपनी अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी बहुत सारे लॉज निकालती है। इसीलिए धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ भी काम करा है स्टेट ने, और खासकर दिवाली को नेशनल स्टेट हॉलीडे बोला गया कैलिफोर्निया के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, क्या ये पहली स्टेट है? नहीं, इट इज़ द थर्ड स्टेट टू डू सो। ऐसा करने वाली तीसरी स्टेट है ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली थर्ड स्टेट है ऐसा करने वाली, डिक्लेयर करने वाले। क्या होगा, स्कूल की छुट्टियां होंगी, कॉलेज की छुट्टियां होंगी, पेड लीव मिलेगी लोगों को जो ऑफिस में काम करते हैं उन सबको। तो ऑब्वियसली इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यूएस में, लंदन में, और जितनी भी सारी आपका दुबई में, यूएई के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है, बट पावरफुल इतना नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी इट इज़ बिजनिंग, है ना, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, ये न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिफेंस की कि भाई हमारा एयरफोर्स डे, है ना, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है आपका? 8 अक्टूबर, एयरफोर्स डे। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? हिंडन स्टेशन पर। कहाँ पे? हिंडन, गाजियाबाद में। हिंडन रिवर भी है ना, उसी के नाम पे हिंडन स्टेशन रखा गया है, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारी एयरफोर्स, आपने एयरफोर्स डे तो देख लिया, आप मुझे आर्मी एंड नेवी डे बताओ कमेंट्स में, है ना, आप भी कुछ करो। और मुझे क्या बताओ, मोटो बताओ, आर्मी का भी, एयरफोर्स का भी और नेवी का भी। ठीक है, मोटो बताओ, मोटो भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एयरफोर्स डे तो सेलिब्रेट हो रहा है, और इससे रिलेटेड क्या हो रहा है मेरे को ध्यान आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि अभी हमारे MiG-21 बाइसन फुली डीकमीशन हो चुके हैं, फुली डीकमीशन, है ना, फुली डीकमीशन हो चुके हैं हमारे MiG-21 बाइसन। पिछले साल से इनकी डीकमीशनिंग चल रही है। अब ऐसा नहीं होता ना एक साल से पूरी एकदम से पूरी कंट्री से उड़ा दें, हमें कुछ नंबर ऑफ स्क्वाड्रन मेंटेन कर रखने पड़ती है ना, कि इतने हमारे पास प्लेन होने ही चाहिए एट एनी टाइम। तो जैसे जैसे नए प्लेन आते गए वैसे वैसे इनको डीकमीशन करता गया। अब इनकी जगह कौन ले रहा है? वैसे ऐसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा पता होना चाहिए कौन ले रहा है भाई। हमारा Su-30 MKI, इनको हमने रशिया से ऑर्डर करा है, ये आएंगे कुछ। और हमारे इंडिजिनस तेजस मार्क 1, ठीक है, तेजस मार्क 1 हमारे इंडिजिनस, ये भी इनकी जगह लेंगे। ठीक है, अब जो MiG-21 बाइसन था, ये किस तरीके के एयरक्राफ्ट थे? अब डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट रहते हैं, ऑब्वियसली फाइटर एयरक्राफ्ट तो था, बट उसमें भी किस तरीके का? ये इंटरसेप्टर था, इंटरसेप्टर। अब इंटरसेप्टर क्या करते हैं कि यार कोई भी अटैक हो रहा है, एनिमी अटैक हो रहा है, मिसाइल आ रही है या फिर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, बॉम्ब डालने आ रहे हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडार होता है। अब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेडार होगा, मान लो कि ये भाई ऐसे एयर स्ट्रिप है, यहाँ पे ये है। अब इनका भी अपना रेडार होता है और रेडार सिस्टम भी लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे। अब रेडार सिस्टम ने डिटेक्ट करा कि बहुत दूर से आ रहा है कोई चीज़, तो इनकी खास बात इंटरसेप्टर की ये होती है, ये बहुत जल्दी टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं, बहुत तेज़।
इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और बहुत जल्दी भी एयर उड़ जाते हैं और टॉप स्पीड बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए कि भाई वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है, इस एरियाज में घुसने नहीं देना उस मिसाइल या रॉकेट या फिर जो भी चीज़ है, या फिर एयरक्राफ्ट ही दूसरा क्यों ना हो, जल्दी से वहाँ पहुँच के उसके साथ इंगेज करते हैं। जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल छोड़ देंगे या फिर और कुछ चीज़ छोड़ देंगे। ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकते और ज़्यादा देर तक फाइट भी नहीं कर सकते, कम ही वेपन्स होते हैं। बस ये है कि फर्स्ट मूव इन्हें करना होता है कि जाके जल्दी से इसको ढूंढ के अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये जा चुके हैं, टाटा बाय बाय। क्योंकि अब एयरफोर्स के अंदर यार अब ये डिविजन्स खत्म हो गई हैं कि भाई ये कोई इंटरसेप्टर है, कोई बॉम्बर है। अब सारे एयरक्राफ्ट ज़्यादातर मल्टी रोल हैं, सारे ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लंबी टाइम तक फाइट कर सकते हैं, क्रूज कर सकते हैं, बॉम्ब गिरा सकते हैं। सारे एयरक्राफ्ट मल्टी रोल आ रहे हैं आजकल, ठीक है सर। इसको बोला जाता था फ्लाइंग कॉफिन, फ्लाइंग कॉफिन, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ यार, एक हमारी यूके बेस्ड रिसर्च एजेंसी है, या फिर यूके बेस्ड एम्बर इसको बोलते हैं हम। उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री या फिर फर्स्ट टाइम सिंस वी आर मेजरिंग द एनर्जी यूजेज, कंजप्शन एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा कोल है। हम सबको पता है कोल से ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ड्राइव कर रहा है। बट पहली बार ऐसा हुआ है, ये रिपोर्ट बता रही है कि कोल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी ने सरपास कर दिया कोल को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वर्ल्ड्स लीडिंग पावर सोर्स, पावर बनाने का सोर्स सबसे ज़्यादा कोल था। अभी हमारे 2025 के फर्स्ट हाफ में इसको रिप्लेस कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी ने। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, इनसे अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मेजॉरिटी। तो ये तो काफ़ी बढ़िया बात है ना। तो इंडिया, और ये भी बोला एम्बर ने कि इंडिया के लिए भी ऐसा हुआ है, हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ है, बट टेम्परेरी लग रहा है अभी एम्बर को ऐसा, कि थोड़ी कोल की कंजप्शन कम करी थी, रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली, बट लंबे टाइम तक इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है। चाइना का मोर स्ट्रक्चरल है, चाइना का मतलब एक तरह से स्ट्रक्चरल बैठ चुका है कि हाँ वो कर ही रेगुलर रिन्यूएबल एनर्जी रहा है कोल से ज़्यादा। अच्छी बात है भाई, हमारे पड़ोसी अच्छा करेंगे, धीरे धीरे हम भी अच्छा करने लगेंगे। अच्छा तो कर ही रहा है इंडिया, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। तो एम्बर ने रिपोर्ट दी है और ऐसा हुआ है पहली बार, ठीक है। अच्छा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने रख लिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट अनवील्ड, अभी हमारे पीएम ने मुंबई एयरपोर्ट को अनवील करा, वहाँ जाके थोड़ा सेरेमनी वूरीमनी, रिबन उबन काटा, जो भी है। तो ये एयरपोर्ट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई ये बॉम्बे का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वेरी नाइस सर। और क्या पता होना चाहिए कि भाई नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो पीपीपी मॉडल पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज लगाएंगी, प्राइवेट कुछ पैसा पब्लिक कंपनीज लगाएंगी जो है गवर्नमेंट, और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। तो दोनों मिलके एक चीज़ को बनाएंगे। अब उसमें शर्तें भी डिवाइडेड होती हैं, सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है कि तुम थोड़ा देती है कि तुम पैसा लगाओ तो सही, हम हैं सिक्योरिटी देने के लिए, दिक्कत मत लो ऐसे भी, है ना। अब उससे क्यों करते हैं यार, अब गवर्नमेंट को यार इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए, लिक्विड कैश किसको नहीं चाहिए। बिजनेस या फिर इकोनॉमीज ऐसी चलती हैं, इन्वेस्टमेंट मिले, काम होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये मॉडल अर्ली 2000 से ही चल रहा है, ऐसा नहीं अभी आया है, बीजेपी गवर्नमेंट लाई है ना। सब चीज़ें हमें क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। तो ये पुरानी बातें हैं कांग्रेस के टाइम पे, सॉरी आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल बट फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, कि उस टाइम की बातें वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अभी इसका काफ़ी यूज़ होने लगा है, ये है। तो इसे भी अदानी ने बनाया है, ठीक है, प्राइवेट। अब प्राइवेट होल्डिंग्स देखो 74% है और पब्लिक होल्डिंग 26%, ठीक है। ये मैटर नहीं याद, आपको फैक्ट्स नहीं याद रखने ये वाले परसेंट, बस पीपीपी मॉडल पे बनाया, अडानी ने बनाया है। और इसका फर्स्ट फेज अभी अनवील करा गया है, फर्स्ट फेज अनवील करा गया है। कितने फेज हैं टोटल? 5 फेजेस। कितने? 5 फेजेस, ठीक है। अभी एज ऑफ टुडे इसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ,
अभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ एज ऑफ टुडे, धीरे धीरे हो जाएगा नवंबर के एंड में, ऐसा कुछ बातें बोल रहे हैं सब लोग। ठीक है सर, अगर बोल रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है, नहीं ठीक है। अब इसका ना ऑफिशियल नेम है कुछ, इसका ऑफिशियल नाम है, ऑफिशियल नाम इसका कुछ और है, वो भी मैं लिख देता हूँ। लोक नेता होता है वैसे, लोक नीति मुझे नहीं पता, मराठी में बोल रहा है, मराठी में है लोक नीति डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, और फर्स्ट फेज हमने इसका है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यही करेंगे, यहीं तक आपके लिए होगा आज के लिए। और आई होप आप लोग इस सीरीज़ को सीरियसली लोगे। देखो, एक दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा कि आप एक दिन देखने लगे, आप इसको डेली रूट में हमेशा बोलता हूँ, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, डेली थोड़ा थोड़ा कर लो यार, डेली 3 घंटे पढ़ लो। डिफेंस एग्जाम का सिलेबस कुछ नहीं होता। आप एक साल, जब आप कॉलेज में हो फाइनल ईयर, एक साल 2-3 घंटे पढ़ लो सही सोर्स से। अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसा है कि आप करंट अफेयर्स में मास्टर्स कर सकते हो, डिफेंस के लिए स्पेशली। डेली देखोगे, डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानोगे, एंड ऑफ द डे पेपर वाले दिन आपको सब आता होगा, रिवाइज करोगे आप बस मंथली वीडियो से, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।